चलिए आज हम लोग फिर कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी। 9th क्लास का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे मैटर अराउंड अस, और उसमें हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक जान ली थी। मैटर क्या होता है ये जान लिया था। आज हम कुछ आगे की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे मैटर के बारे में। आप देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक, तो आप एक पेन और पेंसिल ले लीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको मैं पहले रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है। तो याद करिए, मैंने मैटर के बारे में आपको ये बताया था कि आप अपने चारों ओर जो कुछ भी फील करते हैं, जो कुछ भी है आपके चारों ओर, वो चाहे हम देख सकते हो या ना देख सकते हो, वो सब कुछ मैटर है। मैंने आपको मैटर के एग्जाम्पल में बताया था, जैसे कि एयर, वाटर, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें मैटर। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैटर आपने जान लिया, मैटर किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे मैटर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में जान ली थी, और इसके लिए हमने 2 सपोर्टिव एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको याद होगा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था कि कैसे चीनी पानी में घुल जाती। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर ना बना होता तो चीनी पानी में घुल नहीं सकती थी। दूसरी चीज़ें मैंने आपसे ये बताया कि कैसे केमेनोफोर पानी में घुल जाता है। अगर ये लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाइए एक बार पिछले लेक्चर में और ये सारी चीज़ देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इस लेक्चर की बातें शुरू करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक जो बातें बताई थी वो ये बताई थी कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और अब उसी के आगे मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, उनके बीच में स्पेस होता है। इसका मतलब है कि मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक मैटर, सपोज ये एक मैटर है हमारे सामने, तो इस मैटर में पार्टिकल अरेंज होंगे, तो इनके बीच जो है स्पेस होगा। ये स्पेस है, इस स्पेस को आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट ये स्पेस होता है, ये स्पेस। और इस स्पेस को समझने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम का जो एग्जांपल दिया था वो सफिशिएंट है इस बात को समझाने के लिए कि अगर मान लीजिए आप एक शुगर का पीस ले लेते हैं, शुगर के कई सारे पीस ले लेते हैं मान लीजिए, और आप जो है पानी में उसको ऐसे डाल देते हैं। पानी में जैसे ही आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि शुगर के पीस थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो गए, इसमें दिख नहीं है। लेकिन आप यहाँ से अगर पानी निकालेंगे और पियेंगे तो मीठा, और यहाँ से अगर पानी निकालेंगे पियेंगे तो मीठा नहीं होगा क्या? पूरा ही मीठा हो जाएगा। मीन्स हर जगह शुगर के पार्टिकल्स मिल चुके हैं। तो हर जगह शुगर के पार्टिकल्स कैसे जा चुके हैं? आप कहेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस था, और इसी स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह बना ली, यहीं पर भर गए ऐसे। अब आप जब उठाते हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसे उठाएंगे, चम्मच भरेंगे, और जब चम्मच भरेंगे तो 2 बूंद पानी और इसके साथ कई सारे पार्टिकल्स ग्लूकोज के आपके मुंह में चले जाते हैं, या चीनी सुक्रोज के आपके मुंह में चले जाते हैं, और आपको मीठा लगता है पूरा सॉल्यूशन। तो ये बात तो हमको पता चल गई इस एक छोटे से एग्जांपल से कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो मुझे लगता है। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देख लें, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए मैटर है, तो हमको बताया गया कि इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में थोड़ी सी जगह बची होती है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने पानी में शुगर बॉल्स डाले, और जैसे शुगर बॉल्स डाले आपने देखा थोड़ी देर बाद जब हम उसको स्टीरर से मिलाते हैं, घुमाते हैं, तो ये इसमें मिल जाती है, शुगर डिसअपियर हो गई, अब शुगर इसमें नहीं दिखेगी। तो अब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि शुगर कहाँ गई, तो आप इसको पीजिए, आप इसको पीजिए, और जैसे आप पियेंगे तो आपको दिखेगा कि शुगर हर तरफ है, इस पूरे पानी में हर तरफ शुगर घुल चुकी है। इसका मतलब है कि इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच जगह है, तभी उसके बीच में शुगर ने अपनी जगह बनाई। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये बात समझने वाली है, इसको ध्यान से समझिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छी लाइटिंग है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आज शैडो भी नहीं बन रही, तो बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। चलिए ठीक है, आप अब मुझे लगता है कि आप सब कुछ जो भी काम की चीज़ें नोट करते हुए जा रहे हैं। तो दूसरा
करेक्टरिस्टिक क्या बताएगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मीन्स जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव भी करते हैं, मीन्स इनके बीच स्पेस ही नहीं होता। पहली बात तो बताई कि इनके बीच स्पेस होता है। अब दूसरी बात बताए जा रहे हैं कि यार मूविंग मतलब घूमते रहते। इतना सब कुछ हो रहा है एक मैटर के बीच में और हमें खबर तक नहीं, क्योंकि ये इतने माइक्रो लेवल पर हो रहा है, इतने छोटे लेवल पर हो रहा है कि इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। चलिए समझते हैं इसको भी और किसी एक एक्सपेरिमेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ये सच है, ये बात जो बताई गई क्या ये सच है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, प्योर वाटर, वाइट, बिल्कुल सफ़ेद। अब हमने क्या किया, इसमें कलर डाल दिया, कलर का थोड़ा सा पाउडर एक तरफ ही डाल दिया, मैंने यहाँ डाल दिया सपोज। आप उसको रख दीजिए थोड़ी देर और रख दीजिए, अगर पूरे में नहीं मिलता आप देखेंगे धीमे धीमे, आप बिल्कुल मत हिलाइए, बिल्कुल मत हिलाइए, देखिए थोड़ी देर बाद ये पूरे वाटर में घुल जाएगा। और इस पूरे वाटर का कलर, अगर आपने रेड कलर डाला था तो पूरे वाटर का कलर रेड हो जाएगा। अब ये तो आपको पता है कि कलर जो है, कलर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, मीन्स कि कलर के पार्टिकल्स इसके बीच में मूव करते हुए हर जगह अपनी जगह बना लेंगे। इसका मतलब इस पूरे वाटर के वॉल्यूम में कलर के पार्टिकल्स खुल गए। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है, इस बात से फिक्स होता है, इस बात से प्रूव होता है कि इसके जो पार्टिकल थे वो मूविंग थे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, एक इसी में हम एडवांसमेंट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और करके कि अगर हम इस पानी को गर्म कर दें और तब इसमें यही सेम प्रोसीजर रिपीट करें, इसमें कलर डालें, रेड कलर डालें और इसके बाद इसको रखें बिना हिलाए डुलाए, तो आप देखेंगे अगर इसको घुलने में पूरा समय लगा है T1, अगर इसको पूरा इस पानी में मिलने में, इस कलर को पूरा पानी रंगीन होने में T1 टाइम लगा है, और इस कलर को इस पानी में घुलने में पूरा टाइम लगा है T2, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो T1 होगा, यानी इसको घुलने में ज़्यादा समय लगेगा रेस्पेक्टिव टू दिस सिचुएशन, मीन्स T1 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि T1 जो है वो छोटा होगा, T2 बड़ा होगा। इसका मतलब T1 कम होगा, T2 बड़ा होगा। कम समय में गर्म पानी वाला पार्टिकल जल्दी घुल गया और ठंडे पानी वाला यानी नॉर्मल पानी वाला पार्टिकल वो धीमे धीमे घुला। तो इससे एक कंक्लूजन और आया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका जो मोशन होता है वो बढ़ता है, क्योंकि ये घुला इसीलिए है क्योंकि इसमें मोशन है। अगर मोशन नहीं होता तो घुलता नहीं। इसका मतलब है कि आपने जब टेम्परेचर दिया तो इसका मोशन बढ़ गया। तो हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो मोशन होगा वो बढ़ेगा, या हम इसी को बोल सकते हैं कि वेलोसिटी होगी, क्योंकि मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, इसका मतलब ये बढ़ेगी। तो एक चीज़ हमारे सामने और आ गई कि अगर पार्टिकल्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो तेजी से घुल जाएंगे। इसका मतलब दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। सबसे पहले हमने जाना मैटर क्या होता है, चारों तरफ जो कुछ दिख रहा है वो मैटर है। फिर मैटर को और एडवांस किया, हमने देखा मैटर के अंदर, तो हमने एक चीज़ बताई कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इसके बाद अब हम इन पार्टिकल्स पर आ गए और हमने बताया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मीन्स ये बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं होते, इनके बीच में स्पेस होता है। और दूसरी बात फिर हमने बताई कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी ये लगातार चलते रहते हैं, रुकते नहीं, लगातार चलते रहते हैं। आप देखेंगे सॉलिड, आपको कई बार लगेगा कि सॉलिड अगर पार्टिकल्स लगातार चलते रहते तो सॉलिड क्या सॉलिड बना रह सकता था। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जब स्टेट्स पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे आपको ये बात जो बताई जा रही है जस्टिफाई कैसे होगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, और भी जो स्टेजेस आप जानते होंगे उन सारी स्टेज में हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक, तो अभी हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ ली है। अब हम एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए इतना रब कर देते हैं, इतने में काम हो जाएगा। चलिए आप लोगों को पूरा दिख रहा है, साफ है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, खुश हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो आप
आपने एक चीज़ जान ली, इनके बीच स्पेस होता है पार्टिकल्स में। दूसरी चीज़ जान ली कि ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। अब तीसरी चीज़ होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से, इसको और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको इसके लिए और दे सकता हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे आपके यहाँ कुछ बन रहा है, नया ताज़ा खाना बन रहा है, तो आप देखते हैं उसकी महक दूर तक चली जाती है। आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ बुरा बन रहा है, तुरंत आप पहुँच जाते हैं कि हाँ भाई बन गया, ला दीजिए मुझे। अगर वही जो चीज़ बनी है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसकी स्मेल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उससे वेपर निकल रही थी उसमें भी पार्टिकल्स होंगे भाई, हर जगह पार्टिकल्स है तो वेपर में पार्टिकल, उन पार्टिकल्स में मूवमेंट ज़्यादा है तो वो आसानी से आके ऐसे आपकी नाक तक आराम से पहुंच गए, और नाक तक पहुंच के आपको सेंस कराते हैं कि भैया हम बन गए हैं, आइए खा लीजिए आके। लेकिन जब वो ठंडे हो गए तो फिर अब उनमें इतना मोशन नहीं रहेगा तो वो आपकी नाक तक नहीं पहुँच पा रहा, तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, तो ये भी एक बात इससे प्रूव होती है कि पार्टिकल्स के मैटर में, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनमें मोशन होता है। चलिए अब तीसरी चीज़ हम जानते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं इसी तरह, यानी एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से पकड़े रहते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं और फिर जानते हैं कि आखिर इसके सपोर्ट में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे हम इसको प्रूव करें। आपसे कहूँ कि आप पानी को काट सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल पानी को काट सकते हैं, पानी में हाथ डाल देंगे पानी कट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी से हाथ बाहर करेंगे तो आप देखेंगे वो पानी फिर जुड़ गया। ये खेल आप अपने हाथ के साथ मत करिएगा, लेकिन आप देखते हैं कि पानी के साथ आप जैसे ऐसा करते हैं पानी फिर जुड़ जाता है। अच्छा, आप एक चौक ले लीजिए, एक पत्थर ले लीजिए, एक आयरन ब्लॉक ले लीजिए, और इसके बाद इन तीनों को अलग करने की कोशिश करिए, तोड़ने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे इन तीनों को तोड़ने में अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स यूज होगा। यानी कि अगर चौक थोड़े से फोर्स से अलग हो सकती तो आप देखेंगे कि पत्थर को थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसके बाद अगर आप आयरन ले रहे हैं, आयरन ब्लॉक, तो उसको और ज़्यादा फोर्स लगा के हटाना पड़ेगा। तो आपको इस बात से एक चीज़ तो पता चल रही होगी, इनके बीच अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है, इनके पार्टिकल्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, तभी तो इनको अलग अलग फोर्स से अलग अलग किया जा सकता है। कितनी बढ़िया बात बोली मैंने, इनके बीच में अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगता है, जिसके कारण इनको अलग अलग फोर्स लगा के अलग अलग किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये एक मैटर सपोज, और इसके पार्टिकल्स है, और इस ये मॉडल ए है, और मान लीजिए कि इसको तोड़ने में, सपोज यहाँ से तोड़ने में F1 फोर्स लगता है। एक दूसरा है मैटर, इसके ये पार्टिकल्स है, और इसको यहाँ से तोड़ने में B है, इसको यहाँ तोड़ने में मान लीजिए F2 फोर्स की जरूरत पड़ती है, और ये तीसरा है, मान लीजिए। और इसको यहाँ से तोड़ने में F3 फोर्स की जरूरत पड़ती है, ये C है। और मैं आपसे ये बता दे रहा हूँ कि F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3। और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन तीनों मैटर्स में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसके पार्टिकल्स के बीच है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे और पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फोर्स किसको तोड़ने में, किसको ब्रेक करने में लगा है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा फोर्स लगा है ए को ब्रेक करने में, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच सबसे ज़्यादा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी आपको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा इसको अलग अलग करने में। तो आई होप कि ये बात आपके पास तक पहुँच चुकी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्शन वेरी करता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये अट्रैक्शन वेरी करता है। आप कहेंगे लिक्विड में अट्रैक्शन बिल्कुल वेरी करेगा, गैस में अट्रैक्शन वेरी करेगा, और सॉलिड अलग अलग होगा, लेकिन अट्रैक्शन होता है। इसीलिए लिखा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कितना होता है, किस हिसाब से वेरी करता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक समझी, उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को अगर मैं आपके सामने समराइज करूँ तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी।
सबसे पहली करेक्टरिस्टिक में मैंने आपसे क्या बोला, आप ही बोलिए सारे बच्चों, वहां बोलिए मेरे साथ कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच स्पेस होता है। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। और तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है सपोज कि स्मेल, स्वीट, मेटल, मेटल के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद चॉक, चॉक के बाद वाटर, वाटर के बाद एयर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा मेटल है, तो आप कहेंगे कि वाटर, एयर, मेटल, गोल्ड, चॉक, इन सबको हम किसी न किसी फॉर्म में फील कर सकते हैं। या इनमें वॉल्यूम होता है और मास होता है, या तो वॉल्यूम होगा या मास होगा या दोनों होगा। मेटल है, इसमें या तो वॉल्यूम होगा या मास होगा या दोनों होगा। लेकिन जैसे इसमें है, इसमें में वॉल्यूम कहाँ होगा, मास कहाँ होगा? ये तो एक फीलिंग है, प्योर फीलिंग। आपने किसी चीज को स्मेल किया, अच्छी लगी, आह, आपने कहा बहुत अच्छी स्मेल, तो ये प्योर फीलिंग है। स्वीट, कोई चीज खाई, मीठी लगी आपको, बहुत मीठी लगी, आपने कहा वाह, दिल खुश हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ सैडनेस, ये भी क्या है, फीलिंग। इसका ना तो वॉल्यूम है ना मास है, इसलिए आप इसको भी कहेंगे कि ये मैटर नहीं है। चलिए, दो चीजें नहीं आ रही हैं, वॉल्यूम और मास, तो इनके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं इसी लेक्चर में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अगले लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे कि आखिर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। और अब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए होंगे उनको आप अटेंड कर सकते हैं और इजीली आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे रह नहीं पाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। चलिए, तो दो चीजें मैंने आपको बताया कि मैटर, मैटर के बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है मास और दूसरा होता है वॉल्यूम। देखिए, मास का क्या मतलब है, पहले हम लोग मास समझते हैं। मास क्या है? मास जो है वो मास बिल्कुल नहीं है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक। ये है 20 kg, ये है 30 kg, ये है 40 kg। मुझे लगता है कि आप लोग इतना तो जानते होंगे कि ये 20 kg, 30 kg और 40 kg क्या है, केजी। केजी एक यूनिट है जिसमें हम मास को मेजर करते हैं, नापते हैं। आप कभी चीनी लेने जाते हैं मार्केट में तो आप कहते हैं 1 लीटर चीनी दे दीजिए, ऐसा तो कहते हैं, आप केजी में उसको मापते हैं कि 2 kg चीनी दे दीजिए, 3 kg चीनी दे दीजिए। इसका मतलब है जब कोई चीज़ मास में ली जाती है तो हम हमेशा केजी यूज़ करते हैं। ठीक, तो आप इन तीनों चीज़ों को उठाएं और फील करें तो आप देखेंगे कि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास थोड़ा कम है, इसका मास बिल्कुल कम है। आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये भी बोल सकता था कि इसका मास 40 kg, इसका मास 30 kg, इसका मास 20 kg, लेकिन मैंने अभी ये बात नहीं बोली, तो इसका मतलब है कि कोई कारण है बस। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि केजी में ही हम नापते हैं। तो अभी आपके सामने ये चीज़ लिखी है तो आप इससे बता सकते हैं कि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास और कम। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के लिए हम बात करें तो आपको पता है वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ कितने स्पेस लेती है। जैसे पानी, पानी को आप देखें तो पानी जब आप भरते हैं किसी बर्तन में तो जिस भी बर्तन में भरते हैं वो उतना स्पेस उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो जितना स्पेस ले रहा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का कंसेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को आता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ कितना स्पेस ले रही है अपने चारों ओर, कितना स्पेस घेर रही है, कितनी जगह घेर रही है, वही है वॉल्यूम। तो और वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं लीटर में या मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये उसकी यूनिट्स है, ठीक है, ये इसकी यूनिट है केजी, ग्राम, आपको पता है ग्राम में भी इसको मेजर करते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मास, और इसकी होती है मीटर
मुझे लगता है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको अगर ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और सबको जोड़िए, मैक्सिमम गैदरिंग करिए, हम लोग पूरा का पूरा साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। मुझे लगता है आप लोग बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।